अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कोई जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं आ रहा। पीसीबी गवर्निंग काउंसिल और पाकिस्तान सुपर लीग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके भी इजलास हो रहे हैं। ड्राफ्ट होगा, ऑक्शन होगा, डायरेक्ट साइनिंग होगी, फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा, क्योंकि पहले 6 टीमें होती थी, अब 8 टीमें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस महीने में होनी है। फिर ड्राफ्ट का सिलसिला भी है, कहा जा रहा है कि शायद 30 जनवरी को अगर ड्राफ्ट हुआ तो 30 जनवरी को होगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जारी होगी और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में के दौरान ही ये ड्राफ्ट होगा और उसमें कुछ प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के भी ड्राफ्ट में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान टीम की अनाउंसमेंट नहीं हुई है अभी तक T20 वर्ल्ड कप के लिए, उस पर भी बात करेंगे। और इंडिया बांग्लादेश का जो मामला है, जो अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, उस पर भी 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर भी आज बात करेंगे। हमारे साथ मुनीरुल हक मौजूद, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, क्रिकेट पर काफ़ी बात करते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी आपने देखा होगा। मुनीरुल हक साहब, सबसे पहले हम PSL से स्टार्ट करें अगर, तो ज़ाहिर 2 टीमों का एडिशन हो चुका है। अब बहुत सारे डिसीजंस होने हैं। कुछ फ्रेंचाइजेज रिलक्टेंट हैं कि ऑक्शन पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फेवर में है कि ऑक्शन पर जाना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, कौन सा मॉडल बेहतर हो सकता है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए? देखिए, फैंस तो नीलामी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ऑक्शन तो उसका एक मज़ा अपना अलग होता है, लेकिन अभी मुल्तान सुल्तान का भी तयन होना है कि कौन उसे बोली कितनी देता है, कितना उसको ख़रीदता है। लेकिन ऑक्शन हो तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी टीम को करेंगे। 2 नई टीमें हैं, उनमें भी आपको प्लेयर्स चाहिए होंगे, हैदराबाद और सियालकोट। फिर मुल्तान की टीम होगी तो उसमें क्या होगा। तो मेरा ख्याल इस दफ़ा हमें बिल्कुल डिफरेंट टीमें देखने को मिलेंगी, मुझे ये लगता है। अगर ऑक्शन पे जाते हैं तो यकीनी तौर से सबके पास होगा मौका कि वो बड़े खिलाड़ियों को ले सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट इसलिए भी होंगी क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो 10 एडिशन हुए उसमें 8 की रिटेंशन होती थी, 8 प्लेयर्स जो है वो रिटेन होते थे। अब ये कहा जा रहा है कि शायद 3 होंगे, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, या तो फिर 3 होंगे। तो जाहिर है फिर तो हर टीम में लेट सपोज लाहौर में शाहीन, हारिस या फ़खर बच जाएंगे। ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो बाबर, साइम और 1-2 प्लेयर और बच जाएंगे। तो ये सारे प्लेयर फिर एक पूल में आ जाएंगे। ड्राफ्ट हो रहा होगा तो ड्राफ्ट में आ जाएंगे। तो स्क्वाड की जो फेस है वो तो बिल्कुल चेंज नज़र आएगा आपको PSL 11। मैं आपको यही कह रहा था कि इस दफ़ा जो हमें PSL नज़र आएगा, PSL 11, उसमें टीमें भी ज़्यादा नज़र आएंगी और हमें प्लेयर्स भी मुख्तलिफ टीमों के नज़र आएंगे। हो सकता है जो प्लेयर मुल्तान से खेल रहे हैं वो हमें हैदराबाद में नज़र आएँ, जो प्लेयर लाहौर से खेल रहे हो हमें सियालकोट में नज़र आएँ। तो ये एक सस्पेंस है, इसको रहने दें, अच्छा है। उसमें ये कि अगर ऑक्शन होता है तो सबको मौका मिलेगा इक्वल। आप 3-3 प्लेयर्स तो रिटेन कर ही लेंगे, 3 कर लेंगे, 4 कर लेंगे, बाकी आप अपने ऑक्शन के थ्रू आप अपने ले सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप किस पे नज़र रखते हैं और आपको कैसा मौका मिलता है। और ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि ज़ाहिर है अब 2 फ्रेंचाइजेज आई हैं तो 2 कप्तानों की भी वैकेंसी खाली है, बिल्कुल खाली है। तो अब जो है वो कहा जा रहा है, अभी जैसे बीच में खबरें उड़ी थी कि भाई रिजवान शायद मुल्तान सुल्तान को छोड़कर सियालकोट या हैदराबाद की तरफ आ जाए, वहाँ पर कप्तानी करें, क्योंकि उस वक्त तक मुल्तान, जब ये खबरें चल रही थी उस वक्त तक मुल्तान सुल्तान का जो चार्ज था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास था। और मुल्तान सुल्तान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहम्मद रिजवान, तीनों के ही ताल्लुकात अच्छे नहीं। मोहम्मद रिजवान ने वैसे अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं की। तो एक 2 कप्तानों की भी अपॉर्चुनिटी होगी। और दूसरा जो अहम पहलू है इसमें, जो 6 टीमों में बहुत सारे प्लेयर मिस हो जाते थे, अनसोल्ड हो जाते थे, लाइक शर्जील खान हो गए, उमर अकमल हो गए। तो ऐसे प्लेयर्स को भी जो अपने करियर के एंड पर हैं लेकिन लीग क्रिकेट तो खेल सकते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और साथ साथ हमारे पास यंगस्टर्स बहुत आ रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी ना। देखिए, आपके पास 4, मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, 4 आपके पास टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जो कायदम ट्रॉफी में भी टॉप स्कोरर रहे हैं और अंडर 19 के लिए भी खेले हैं, वो भी, उनको भी चांस मिलेगा। प्लस आपके पास 4 ऑलरेडी लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद हैं, उनको ज़रूर चांस मिलेगा। अभी अंडर 19 की जो टीम है इसमें आप देखें, समीर मिन्हास को देख लें या अबू सुफियान को देख लें, और भी दीगर प्लेयर्स, कप्तान, यंगस्टर्स के लिए भी मौका होगा। इन सबको मौका मिलेगा। उन खिलाड़ियों को भी देखिए, अहमद शहजाद का तो मुझे नहीं पता कि अब वो कहीं से खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उमर अकमल का भी इसी तरह से है, क्योंकि बिल्कुल दूर हो गए हैं। ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं कि मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तैयार हूँ। अगर कोई टीम, देखिए, उनको कोई टीम ले लेती है ना तो फिर वो नए सिरे से उनको परफॉर्म करके अपनी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे ख्याल वक्त उनका निकल गया। इतने यंगस्टर आ गए कि उनको अगर कोई भी टीम अगर लेगी उनको तो वो अपने ही उस पर लेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि उनको कोई महंगा छोड़ना होंगे या कुछ होगा, ले लेते हैं किसी तौर से तो ले लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अहमद शहजाद या उमर अकमल पर इस वक्त जो है फ्रेंचाइजेज जाएंगी। उनकी नज़रें, देखिए, फॉरेन प्लेयर्स भी बहुत सारे हैं ना जो आपको मिलेंगे, वहाँ भी 48 फॉरेन प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं आपको, क्योंकि पहले आप 36 करते थे, 6 टीमें होती थी, तो
मिनिमम 6 खिलाड़ी आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं, पड़ेंगे। 4 प्लेइंग 11 में। चार, अब आपको 48 फॉरेन प्लेयर्स चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग। मैंने यही आपसे कहा ना, अब बहुत सारे उसमें से एटलीस्ट 15-20 तो क्वालिटी प्लेयर होने चाहिए, तब जाके आपकी लीग लाजमी होने चाहिए। आपको देखिए बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी हम इतना उनको पहचान नहीं सके हैं। साउथ अफ्रीका में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, कि मैगर को देख लें या डिवाल्ड ब्रेविस को देख लें, और भी बहुत सारे नाम नहीं है, प्लेयर अच्छे हैं। कुछ प्लेयर जो आईपीएल के लिए ऑलरेडी साइन हो चुके हैं, उनको तो जाहिर है नहीं होंगे, लेकिन जो हमें मिलते हैं उसमें बेस्ट पॉसिबल टीम आपको मिलानी चाहिए। मुझे ये लगता है कि PSL 11 जो है ना, वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के सामने आएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। देखिए 2 टीमें बढ़ने से अट्रैक्शन हो गई, प्लेयर्स इधर उधर हो जाएंगे। अब हम पिछले 10 साल से देख रहे थे कि सरफराज एक ही टीम में है या शाहीन एक ही टीम में, अब वो चीज़ नहीं होगी। अब हमें लगेगा कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। अनलेस अनटिल के उनको रिटेन नहीं कर लेती हैं उनकी टीमें, तो ये एक अच्छी चीज़ होगी कि बिल्कुल एक डिफरेंट टीम मिलेगी। और हो सकता है कि कल आपको ये लगे कहीं यार हैदराबाद और सियालकोट की टीमें फाइनल पहुंच गई है, तो बिल्कुल नई टीम है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो अभी PSL में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, बहुत हाइपिंग है, हैपनिंग्स, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, दूसरा ये कि अभी जैसे फॉरेन प्लेयर्स की आपने बात की, क्वालिटी प्लेयर्स अगर 48 आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 15-20 तो अच्छे प्लेयर्स होने चाहिए जिनका नाम हो, ज़रूरी है। लेकिन बात ये होती है, बहुत सारे इंडियन फैंस, बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स बात करते हैं कि IPL से जो बचे हुए खिलाड़ी हैं वो आ जाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। अगर हम हकीकत देखें तो PSL 10 में जो 11 फॉरेन प्लेयर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग 10 खेली है, वो इस साल IPL में सिलेक्ट हो गए और IPL खेलेंगे। तो बातें वो कुछ और करते हैं, हकीकत कुछ और नज़र आ रही है। देखिए बात यह है कि अगर यही बात होती तो इतने बड़ी फ्रेंचाइजेज इतने महंगे दामों कैसे फ़रोख्त होती। ऑस्ट्रेलिया का एक शहरी पाकिस्तानी निजात, एक अमेरिकन पाकिस्तानी निजात आके आपके मुल्क में 175 करोड़ 185 करोड़ की फ्रेंचाइजेज ले रहा है, तो जाहिर है वो बिलीव है उसको, बिलीव है। और नज़र भी आ रहा है ना, जिस तरह PSL दिन ब दिन निखर रहा है, एक बड़ा ब्रांड बन रहा है। इससे IPL से तो हम बात करते ही नहीं है ना, हम तो बात करते हैं अपने PSL की, हम बात करते हैं अपने एक ब्रांड की, अपना उठाने की। जो 2016 में जब इसका आगाज़ हुआ तो कहीं दूर दूर तक इसका वो नहीं था। हर साल आप देखें कि इसमें बेहतरी आ रही है, हर साल इसका एक मयार बढ़ रहा है, और इस दफ़ा तो बहुत डिफरेंट मयार होगा। कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने IPL में शिरकत नहीं करने का फैसला किया है, कुछ हैं, हो सकता है वो हमारे पास आ जाएं, हमारे साथ खेलें। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो आपको PSL को बड़ा ब्रांड मान लें आप, अब इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, वैसे टाइमली हो गया है कि स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी कर दी, फिर डेविड वार्नर ने बैक टू बैक 2 सेंचुरियां कर दी बिग बैश में। बड़े टाइमली हो गया कि कराची किंग्स भी सोच रही होगी कि रिटेन कर लें भाई, वार्नर को फॉर्म में आ गए, और स्टीव स्मिथ को भी कोई फ्रेंचाइज लेना चाहिए, क्योंकि उन पर ज़ाहिर एक छाप है कि वनडे और टेस्ट के प्लेयर हैं, T20 में इतने अच्छे नहीं है। लेकिन कल जो उन्होंने खेला है, 41 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी बनाई है, फिर 8-9 छक्के लगा दिए, एक ओवर में 4 छक्के लगाए। तो अवेलेबल तो है, वो IPL में सेलेक्ट नहीं हुए हैं। IPL में सेलेक्ट नहीं हो, अवेलेबल होंगे तो हर टीम चाहेगी कि उनको लेने। देखें बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल। टेस्ट में देखें, वनडे में देखें, इवन T20 में देखें, इनका एक बड़ा मुनफरद रिकॉर्ड है। मैं आपको बताऊं, जब पहला टेस्ट एज ए कैप्टन खेले सेंचुरी बनाई। अच्छा, पहला टेस्ट एज ए वनडे खेले सेंचुरी बनाई। कैप्टन की बात, कैप्टन से डेब्यू टेस्ट में सेंचुरी, कैप्टन से डेब्यू वनडे में सेंचुरी, और कैप्टनसी डेब्यू T20 में 90 रन बनाए थे। और 10 रन से एक मुनफरद रिकॉर्ड हो जाता। ये तो टूटता भी नहीं है। टूटता भी नहीं। और फिर ये रिकॉर्ड इनका है कि 35-36 कितनी इनकी सेंचुरियां हैं, बड़ा नाम है। ऐसी कोई कुछ इनको आप कहीं भी किसी पोजीशन पे खिला सकते हैं। एज ए बॉलर इन्होंने, आपको याद होगा कि अपना क्रिकेट करियर आगाज़ किया था, और डेब्यू में ये 7वें नंबर पर 6ठे नंबर बैटिंग के लिए आते थे, वहाँ से फिर उन्होंने डेवलप किया। तो अब वो तीसरे सेम अजहर अली टाइप का इनकी जर्नी है। हाँ, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर में इनकी शुमार होने लगा है। बड़ा प्लेयर हैं जो अगर जब करंटली अगर हम देखें तो 3-4 बड़े प्लेयर्स में इनका नाम आता है। बिल्कुल आता है, बिल्कुल। अभी तो बिल्कुल जो रूट हो, बाबर आजम हो, इन सब में इनका नाम आता है। इस वक्त अगर आप करंट बात करें तो हमारे जो रूट के बाद सबसे ज़्यादा अगर टेस्ट में हम बात करें तो इन्हीं को हम देख सकते हैं, क्योंकि अब तो विराट कोहली, रोहित शर्मा सब रिटायर हो गए। तो ये जो है 2 प्लेयर हैं जो, क्योंकि अभी जो रूट को भी जो है बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। हो सकता है वो टेस्ट में सचिन तेंदुलकर 15,000 रन का भी रिकॉर्ड तोड़ दें, क्योंकि वो दूसरे नंबर पर तो आ गए हैं। तो अभी उनके पास काफ़ी टाइम है, खेल सकते हैं। और अभी 2 सेंचुरी उन्होंने उसमें भी बनाई है, एशेज में भी बनाई है। 168 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, और हो सकता है अगले 2-3 सालों में वो सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में रन बनाने वाले प्लेयर हो, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाने वाले भी प्लेयर हो। स्टीव स्मिथ की बात हुई तो ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आकर स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के दरमियान भी कल कुछ हुआ है। एक तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगी, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई, उस पर भी बात करेंगे। क्या वो ठीक था, नहीं था, ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और ब्रेक से पहले हमने कहा था कि स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के मामले पे बात करेंगे। कल जो सिडनी सिक्सर्स का मैच हो रहा था उसमें 141 रन्स की पार्टनरशिप बनाई स्टीव स्मिथ और बाबर आजम ने। 10 ओवर में 109 रन्स थे इस टीम के, 190 रन्स चेस कर रही थी सिडनी सिक्सर्स की टीम, और आखिरी 10 ओवर में 81 रन्स दरकार थे। 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर बाबर आजम ने सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन स्टीव स्मिथ ने उनको मना कर दिया क्योंकि अगला ओवर पावर सर्च था, उन्होंने खुद स्ट्राइक ली। ये बिल्कुल नागवार गुजरा। बाबर आजम को उन्होंने रिएक्शन भी दिया इस पे जब वो आउट हुए, बाउंड्री लाइन को हिट करते हुए गए। तो पहले आप रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट के बाद इस पर बात करते हैं। बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स की टीम सिडनी थंडर्स के खिलाफ 190 रन्स का ताक़ुब कर रही थी। बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ने 10 ओवर्स में 109 रन्स बना लिए थे। 10वें ओवर की आखिरी बॉल पर बाबर आजम ने सिंगल किया तो स्टीव स्मिथ ने इनकार कर दिया और खुद पावर सर्ज में स्ट्राइक लेना चाही। उस वक्त सिडनी सिक्सर्स को फी ओवर्स 8 रन्स दरकार थे और पूरी 10 विकेटें बाकी थीं। बाबर आजम फैसले से नाखुश दिखाई दिए और अगले ही ओवर में गलत शॉट लगाकर आउट हो गए। जाते हुए बाबर आजम ने बल्ले से बाउंड्री लाइन को हिट किया और अपनी नाराजगी का इजहार किया। बाबर आजम ने इस मैच में 39 गेंदों पर 47 रन स्कोर किए। सिडनी सिक्सर्स की टीम ने 16 गेंदों पहले ही हदफ हासिल कर लिया था। स्टीव स्मिथ ने 42 गेंदों पर 100 रन बनाए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस इसे बाबर आजम की बेइज्जती करार दे रहे हैं। इससे पहले मोहम्मद रिजवान को भी बैटिंग के दौरान वापस बुला लिया गया था। रिपोर्ट आपने देखी मुनीर साहब, 10वां ओवर है और आपकी टीम को 109 रन है, कोई विकेट नहीं गिरी है। आखिरी 10 ओवर में 81 रन चाहिए। कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं थी, 10 विकेटें आपकी पूरी बाकी हैं। ऐसी सिचुएशन में स्टीव स्मिथ को मना करना चाहिए था, क्योंकि ये यूजुअली हम जब देखते हैं जब आपके सामने कोई टैलेंडर खड़ा हुआ हो, आपके सामने बिल्कुल यही होता है। ऐसा बैटर खड़ा हो जिसने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए हैं, तो आपने उसको सिंगल का मना किया। उस पर बहुत बुरा रिएक्शन था बाबर आजम का। असल में बात ये समझ में नहीं आ रही कि क्यों मना किया। या तो स्टीव पावर सर्च कह रहे हैं, पावर सर्च को वो लेना चाह रहे होंगे, उनको या समझ रहे होंगे शायद बाबर आजम इतना अच्छा नहीं उसको खेल पाएंगे। लेकिन बहरहाल एज ए पाकिस्तानी तो हम सबको नागवार गुजरा, अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि हमारे तो सबसे बड़े प्लेयर इस वक्त बाबर आजम ही है और अब थोड़े परफॉर्मेंस भी वो दे रहे हैं, 2-3 50 उनकी हो चुकी हैं। तो ये एक मेरे ख्याल है पर्सनल उनका डिसीजन है। मुझे IPL का एक मैच याद आ रहा है इमरान, उसमें ये हुआ था कि संजू सैमसन खेल रहे थे। अच्छा। और आखिरी गेंद पर 6 रन की ज़रूरत थी, तो जो सेकंड लास्ट बॉल थी उस पर सिंगल आराम से वो बना सकते थे, लेकिन वो नहीं बनाया। और उसमें साउथ अफ्रीका के एक विकेट कीपर थे जो बड़े जानाने अंदाज से बैटिंग करते थे, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं अभी। नहीं, जो हमारे कप्तान बन के भी आए थे, मुझे नाम यह, साउथ अफ्रीका के बड़े जानाने बैट्समैन जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी ना, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा। तो वो जो थे वो बड़े माहिर हैं छक्के लगाने के, लेकिन संजू सैमसन ने खुद मना। हेनरिक क्लासन। तो क्लासन जो है वो आपका पता है कितना, वो तो बिगेस्ट सिक्स हिटर है, वो उस एंड पे रह गए। लेकिन क्योंकि संजू सैमसन ने उस इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी और बहुत उनको कॉन्फिडेंट था कि वो छक्का लगा देंगे, आखिरी गेंद पर उन्होंने जो शॉट लगाया ना, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर उनका कैच हो गया, वो टीम हार गई उनकी। तो वो जो डिसीजन था ना उनका पर्सनल डिसीजन बैकफायर कर गया उनका। हेनरिक क्लासन को देते तो वो भी, लेकिन वो चूंकि इतना जमकर खेल रहे थे, सेंचुरी बनाई थी और शायद उनका पहला मैच था उस सीज़न का उनका, तो वो चीज़ कभी कभी खिलाड़ी के ऊपर भी होता है, मगर हमें एज ए पाकिस्तानी अच्छा नहीं लगा ये। देखिए, आपने जो सिचुएशन बताई ना वो एक अलग सिचुएशन है, क्योंकि आखिरी बॉल है, एक सेट बैट्समैन खड़ा हो तो चाहेगा कि वो स्ट्राइक ले, भले वो छक्का लगे ना लगे, लेकिन वो चाहेगा। लेकिन बात ये कि आपके 10 ओवर में 109 रन है और 10 ओवर में 80 रन चाहिए, पूरी 10 विकेटें आपकी बाकी हैं। सो इस तनाजुर में अगर हम देखते हैं तो फिर, क्योंकि और इंडियन मजे भी ले रहे हैं उस पर कि यार ये देखो आपके प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है। अभी मोहम्मद रिजवान को बैटिंग से वापस बुला लिया था। फिर शाइन का तो चले एक लीगल इशू था कि वो 2 बीमर कर दी थी, उन्होंने बॉलिंग से हटा दिया गया था। तो बिग बैश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा पाकिस्तानी प्लेयर्स। नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स से अच्छा तो नहीं हो रहा, लेकिन इंडिया को तो देखें ना, कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। वो तो अफगानिस्तान से आपका मैच हो रहा था तो उसमें भी उनकी पूरी होती है कि अफगानिस्तान जीत जाएगा, ऐसा तो डांस करते हैं वो तो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइप से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी अब देख लेना, दूसरा वनडे न्यूजीलैंड ने हरा दिया, डायरन मिचेल ने इतनी शानदार सेंचुरी बना दी, कुछ नहीं कर सके आप। अब आज तीसरा वनडे है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो समझने की हैं हमें, कि हमें इंडियन मीडिया से या उनकी मीम से या उनके यूट्यूब चैनल से हमें कुछ नहीं करना, हमें अपना देखना है। हमारे बड़े प्लेयर्स को सेलेक्ट किया गया है, हमारे प्लेयर्स वहाँ खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं,
तो ये चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। ये जो अब तनाज़ा हुआ है ना, इसको तनाज़े के तौर पर तो हम ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल उनके माइंड में क्या चल रहा था स्टेबिलिटी, देखिए वो भी कोई छोटे प्लेयर तो नहीं है, वो भी बहुत बड़े बल्ला player चल हैं। रहा था उनका। लेकिन बाबर आजम के साथ इस तरह से करना थोड़ा सा अफसोस तो ज़रूर होता है एज ए पाकिस्तान। बिल्कुल अफसोस की बात है। और कह सकते हैं कि क्योंकि फैंस भी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये डिसरिस्पेक्ट है, जिस तरह मोहम्मद रिजवान का मामला हुआ, बाबर आजम का मामला हुआ। तो खैर ये टीम गेम है, टीम डिसीजन है। स्टीव स्मिथ ने जो किया उसके बाद उन्होंने उस ओवर में अगले नेक्स्ट ओवर में 32 रन भी बनाए जो कि टीम के काम आए, और टीम 16 गेंदों पहले ये टारगेट जो है वो अचीव करने में कामयाब हो गई। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर इंडिया और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो आगे ही ख़राब होते जा रहे हैं। अब अंडर 19 वर्ल्ड कप में दोनों कप्तानों ने हाथ भी नहीं मिलाया। इस पर बात करेंगे, क्या डेवलपमेंट है, बांग्लादेश जा रहा है नहीं जा रहा है इंडिया खेलने के लिए, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और भारत और बांग्लादेश जो कि मुस्तफ़िज़ुर रहमान के मामले के बाद जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब से ख़राब होते ही चले जा रहे हैं। और बांग्लादेश अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा है, बल्कि उन्होंने तो आईसीसी के वफ़द में शामिल एक इंडियन सिटीज़न को वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया। हालांकि वो आईसीसी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी इंडियन को वीज़ा जारी नहीं करेंगे। उसके अलावा दोनों कप्तान जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है बांग्लादेश और भारत के, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो ये मामलात अब एशियाई क्रिकेट में बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। मुनीर साहब, मुस्तफ़ीज़ से जो कहानी शुरू हुई थी वो अंडर 19 लेवल तक पहुँच गई T20 वर्ल्ड कप से होती हुई। सो ये तो कहीं पे स्टॉप नज़र नहीं आ रहा है। पहले पाकिस्तान से हुआ, फिर बांग्लादेश से हुआ। तो इंडिया को कहीं ना कहीं जाके ब्रेक लगाना पड़ेगा, वरना ये जो आपकी एशियाई क्रिकेट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है, ये तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। देखिए, इसको हम इस तनाज़ुर में देखते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने मुस्तफ़िज़ुर रहमान को लिया क्यों। अच्छा, सिर्फ कोलकाता यानी शाहरुख खान के ऊपर बड़े इस वक्त बातें हो रही हैं, सिर्फ कोलकाता ने नहीं, दिल्ली ने भी उनके ऊपर बिड दी, चेन्नई ने भी दी, 3-4 टीमें लड़नी थी। फाइनली 9.5 करोड़ में कोलकाता की टीम ने ले लिया उनको। तो आपने लिया क्यों? लेने के बाद आपने जानबूझ के, सियासत थी, ये समझते हैं कि हम इतने बड़े हैं कि हम इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं। जब तक ये अपने जहन से ये खराफत नहीं निकालेंगे ना कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम सुप्रीम में से, ये तो वो तो ये पाकिस्तान से भी इन्होंने जो कुछ किया था, जो जंग हुई, जो चीज़ें हुई, वो सब चीज़ें उनकी बैकफायर कर गई। अभी बांग्लादेश का मुस्तफ़िज़ुर रहमान का निकालना इतना बड़ा इशू बन जाएगा, शायद उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने नहीं सोचा था अभी तक, और वो अभी तक हल्का ले रहे हैं बांग्लादेश, अभी तक हल्का ले रहे हैं। और ट्यूसडे को मीटिंग है, 1-on-1 मैंने सुना कि आईसीसी की 1-on-1 मीटिंग है, उसमें फाइनल होगा। क्योंकि अब जय शाह हैं परेशान। मसला ये है कि जय शाह चेयरमैन वो भी भारत के, संजोग गुप्ता जो सीईओ है आईसीसी के वो भी भारत के, तो कहीं ना कहीं झुकाव तो भारत की तरफ होता है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी दिखाना है दुनिया कि भाई आप बायस नहीं हैं, आप चेयरमैन हैं। नहीं, वो तो सबको पता लग गया, बिल्कुल पता। अभी जो आईसीसी के 2 पोस्टर आए उसमें पाकिस्तानी बांग्लादेशी प्लेयर नहीं। अभी आप ये देख लें, पहले पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होते थे, अब बांग्लादेश के भी नहीं है। कल आपका किसी और मुल्क के साथ होगा तो नहीं होंगे। ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि भारत की टीम जो है वो खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी। अब आप सोचें, उनके मुल्क में क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, जो मेन कंट्री है श्रीलंका, तो सिर्फ एक पार्टनर के तौर पर। एक नेगेटिव खबर नहीं आई है श्रीलंका से कि उसने उसको वीजा नहीं दिया, ये हो गया, वो नहीं, ये सारी नेगेटिव खबरें इंडिया से आ रही हैं। तो भाई आप देखें, हालांकि होस्ट श्रीलंका भी है, अमेरिका, यूएई के प्लेयर्स में पाकिस्तानी निजात उनको नहीं दे रहे हैं। वो इतना, देखिए क्रिकेट में इतनी ज्यादा सियासत, हाथ ना मिलाने का सिलसिला किसने शुरू किया? इंडिया ने। अब हाथ नहीं मिलाए तो अब नहीं मिलाए, तो आप नहीं मिलाओगे तो हमें क्या जरूरत है? ट्रॉफी ना लेने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया। अभी भी ट्रॉफी रखी है, आओ ले जाओ। नहीं ले जाओगे तो सारी ट्रॉफियां एशिया की हम जमा करते रहेंगे जब तक चेयरमैन साहब हमारे मोहसिन नकवी नज़र आ रहा है उनको कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने कर दिया। बहुत आम सी चीज़ समझी मुस्तफ़िज़ुर रहमान का, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुआ है। ये बुरी बात है ना। आप भी अगर बांग्लादेश में जितने भी लोग हैं, आप एक प्लेयर को सेलेक्ट करते हैं और उसको भी आप फिर इस तरह से बिल्कुल दूध की में। मुनीर साहब, क्या समझते हैं आपके, क्योंकि अब 3 मरतबा, शायद 2 से 3 मरतबा वर्चुअल मीटिंग हुई है आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, और 2 से 3 मरतबा उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं खेलेंगे आके, आप जितनी बार पूछेंगे हम यही कहेंगे कि हम इंडिया में आके नहीं खेलेंगे। अब आईसीसी का एक वफ्द जा रहा था वहाँ पे, 2 रुकनी वफ्द था, वो एक सिक्योरिटी हेड जो आईसीसी के हैं वो जा रहे थे, और एक कोई एग्जेक्टिव थे जिनका ताल्लुक इंडिया से है लेकिन आईसीसी में काम करते हैं, उनको तो वीज़ा देने से इनकार कर दिया। तो आप समझते हैं कि वो कन्विंस कर सकेंगे बांग्लादेश को, या फिर बांग्लादेश किसी तौर पर राज़ी नहीं होगा जाने के लिए? मैं समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश किसी तौर से राज़ी नहीं होगा। अभी तक का जो स्टांस नजर आता है हमें, पॉलिटिकल मामला भी ऐसे बन गए, मामला ही पॉलिटिकल है। अब वो खेल वाला मामला है ही नहीं ना। शुरू कौन करता है? पाकिस्तान। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो उनके मिनिस्टर का बेटा है,
वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो आईसीसी का जो दूसरा हेड है वो भी इंडियन है। इंडिया हर तरफ अपनी मनमानी करता है, जो उसकी मनमानी में मान रहे हैं, खेल रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ज़रा सा भी आपने किया तो इतना ज़्यादा रिएक्शन होना, देखें ये वो नहीं है। फुटबॉल में अभी करके दिखाएं ना ऐसा, फीफा को बाहर कर देंगे देखेंगे सकती, हाँ, लेकिन हमारे क्रिकेट में ही नहीं। और आईसीसी को इसको सही करना है ना, उससे बड़ी बॉडी तो कोई भी नहीं है ना क्रिकेट की। आप उसको ही आप सही नहीं कर पा रहे हैं, एसीसी में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें तो ये लग रहा है कि बस उनको ये कह देते हैं जय शाह के वालिद अमित शाह के भाई ये करना है, ये हमारी सियासत के लिए अच्छा है, तो वही होता है। मेरा ख्याल है उनकी जो हुकूमत की पॉलिसी है इंडिया की, उससे बीसीसीआई भी आई थिंक परेशान होगा। बोल नहीं पा रहे वो एक अलग बात है, लेकिन परेशान तो वो भी होंगे कि यार सारी जो बुराई है वो बीसीसीआई के ऊपर आ रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में जहाँ 3 टीमें अगर श्रीलंका में खेलेंगी तो जाहिर है वो आपकी हैसियत तो कम हो जाएगी ना। और अगर श्रीलंका और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाते हैं, या पाकिस्तान बांग्लादेश, तो फिर क्या होगा? आप इतना बड़ा जो गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाए बैठे हैं, सोचे बैठे हैं, सब वहाँ होगा, तो उसका क्या होगा? यू नेवर नो इन द गेम ऑफ क्रिकेट यार। इवन T20 में तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। एक भी अगर सेमीफाइनल में पहुँच गई पाकिस्तान या बांग्लादेश तो भी आपको यहाँ कराना पड़ेगा, फाइनल तो भी कराना पड़ेगा। तो इंडिया का जो डिसीजन है ना, ये इन्होंने ले तो लिया जज्बात में, या कुछ बड़ा गले पड़ जाएंगे। बहुत बैकफायर कर गया, बहुत बैकफायर। बिल्कुल, पाकिस्तान की टीम, श्रीलंका की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत में मैचेस नहीं है, वो श्रीलंका में ही मैचेस खेलेगी। श्रीलंका तो होस्ट है, चलें, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान नहीं खेल रहे। अब बांग्लादेश का अगर डिसीजन कंफर्म रहता है तो वो चौथी टीम होगी जो इंडिया में मैचेस नहीं खेलेगी, और इंडिया के मैचेस की तादाद जो है वो सिर्फ 31 रह जाएगी। श्रीलंका के मैचेस की तादाद 24 हो जाएगी अगर बांग्लादेश के मैचेस शिफ्ट होते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर पाकिस्तान की टीम की अनाउंसमेंट वर्ल्ड कप से पहले तमाम टीमों ने कर दी है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की है, उस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और 3-4 टॉपिक्स हमने कवर किए, लेकिन पाकिस्तान टीम जो कि अनाउंसमेंट होने वाली है, पाकिस्तान टीम की जो वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही है, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अपना इनिशियल जो स्क्वाड है वो तो आईसीसी को भेज दिया है, और उसमें 31 जनवरी तक तब्दीली की जा सकती है। आईसीसी कवानीन के मुताबिक अनाउंसमेंट ज़रूरी भी नहीं है, आप सिर्फ आईसीसी को स्क्वाड भेज देते हैं, उससे भी काम चल जाता है। लेकिन मुनीर साहब, क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है, प्लेयर्स की क्लैरिटी के लिए, फैंस की क्लैरिटी के लिए, बोर्ड की क्लैरिटी के लिए, कि यार पता हो कि कौन कौन वर्ल्ड कप में जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता ना कि हर मरतबा पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों होता है। आपको याद होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी थी, अब तो ये कितना डिले क्यों होता है? अब देखिए 10 दिन है ऑस्ट्रेलिया के आने में, 9 या 10 दिन। ऑस्ट्रेलिया टीम 27 को आ जाएगी, तो आप प्लेयर सेलेक्ट करेंगे वही प्लेयर्स ना जो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, वही अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी 3 मैचेस खेलेंगे। तो उनके लिए कोई ट्रेनिंग कैंप होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि भाई हम इस टीम में बाबर को खिलाना है तो बाबर कब आएंगे, रिजवान को खिलाना है, हारिस रऊफ को खिलाना है। मतलब आप अभी टीम ही अनाउंस नहीं कर रहे हैं। आप टीम अनाउंस करें, उनको जेल करें, जिसको भी खिलाएं। वो तो बात की बात है कि आप किसको खिलाते हैं किसको नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट आप टीम तो अनाउंस करें ना। और देखिए 30 जनवरी तक टाइम है, आप पूरी टीम तब्दील कर सकते हैं आईसीसी के पास। तो आपके पास मौका है, 2-3 प्लेयर अगर कोई चेंज करने हैं आप चेंज कर सकते हैं। आपको अभी शाहीन की फिटनेस देखनी है, रिजवान को आप खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे अभी ये भी नहीं पता। अभी विकेट कीपर सुना है कि इनिशियल जो स्क्वाड भेजा उसमें रिजवान का नाम नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर रिजवान तो है ही नहीं ना। रिजवान तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं कर रहे हैं, कोई रिजवान तो मेरे ख्याल नहीं है इसमें। तो फिर क्या करेंगे आप? उस्मान के साथ जाएंगे, ख्वाजा नाफे के साथ जाएंगे, क्या करेंगे? नाफे ने एक मैच में बहुत अच्छा खेल दिया है, उसमें नो डाउट प्रेशर में अच्छा खेला है वो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो आप उसको खिला लें। और कीपिंग भी सही की है उसने, तो मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि पार्ट टाइम विकेट कीपर है। उस्मान को आपने बहुत चांसेस दे दिए हैं ना, वो कर नहीं पा रहे हैं। उस्मान से 20-25 मैच खेल गए, 20-25 मैच खेल गए, अच्छे खासे मैच खेले। एक चीज़ जो मैंने नोट की श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में कि साइम अयूब को बॉलिंग नहीं दी। मुझे लगता है मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया कि भाई नहीं, आपकी बॉलिंग नहीं चाहिए, आपकी बैटिंग चाहिए, क्योंकि वो बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे थे, बैटिंग में नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से टीम में थे। अब उनके लिए भी तलवार है कि भाई बॉलिंग में आपको बॉलिंग मिल नहीं रही, अब आपने बैटिंग में ही करना है परफॉर्म। बैटिंग में तो देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है ना, जल्दी आउट हो रहे हैं, हार्डली सिंगल फिगर या डबल फिगर तक पहुंचते वो आउट हो जाते हैं, और शॉट भी अपने हिसाब से खेलते हैं। वो टेक्निकली भी जहां कमजोरी है उसको दूर नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो है। कप्तान खुद भी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, सलमान अली आगा, लेकिन अभी जो इनिंग उन्होंने लास्ट मैच में खेल दी है 12 गेंदों पर 45 की, उससे तो ये बताया कि वो खेल सकते हैं और 1 डाउन पोजीशन पे खेल सकते हैं। तो क्या 1 डाउन वो आएंगे या बाबर को रिटेन करेंगे, अभी कुछ भी नहीं पता। उस्मान तारिक की बहुत बातें हो रही, उस्मान तारिक को रखना चाहिए। आपको पता है वो राशिद लतीफ़ ने तो उनको अजंता मेंडिस से मिसाल दे दी है कि सर अजंता मेंडिस ने 2008 के एशिया कप में बिल्कुल वो कर दिया था, बिल्कुल 6 विकेट। कराची में हम लोग थे स्टेडियम में,
तो वो धोनी कप्तान थे और वो 8-6 विकेटें ले गए थे। अजंता मेंडिस नहीं समझ पाए क्योंकि ग्रुप मैच में उनको नहीं खिलाया था, रोका बिल्कुल, हुआ। एक उस्मान तारिक जो है वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं हो हमारा। सकते हैं। आपको वहां पर एटलीस्ट 2 से 3 स्पिनर तो खिलाने हैं ना। अगर आप साइम अयूब और उनसे बॉलिंग नहीं कराने समय तो 3 स्पिनर तो आपको चाहिए। एक फास्ट बॉलर आपके पास ऑलराउंडर में शमी अशरफ हैं, एक फास्ट बॉलर खिलाएंगे या 2 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, लेकिन 3 स्पिनर के साथ रहना ज़रूरी है। जो कोलंबो की विकेटें हैं ना बॉस, 150-160 पे आप रोक सकते हैं, टीम को डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल 3 स्पिनर लाजिम होने चाहिए, क्योंकि भारत भी जब आएगा तो 3-4 स्पिनर्स वो लेकर ही आए। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपके वक्त का, और बिल्कुल ठीक बात की आपने कि पाकिस्तान की टीम में 3 स्पिनर ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि भारत भी जब आएगा 4 स्पिनर्स जो है वो लेकर आएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।